हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों हमारी यहाँ पर अप्लाइड फिजिक्स की क्लासेस आज से स्टार्ट की जा रही हैं, जहाँ पर आप लोगों का पहला चैप्टर जो कि है परमाणु संरचना और आवर्त सारणी, जो कि इसका इंग्लिश में नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल। तो इसके यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो कि आपका यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम होता है फर्स्ट सेमेस्टर का। इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन फंसते हैं, इसके लिए आपको ये वीडियो ज़रूर से वॉच करनी चाहिए, वो भी पूरा वॉच करनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, आपकी यहाँ पर सारे सब्जेक्टों की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। इसके पहले 2 लेक्चर हमने यहाँ पर अप्लाइड मैथ के लिखे हैं, जो कि आपके पहले चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हैं। वहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर फार्मूले बताए और उसको सॉल्व करके भी मैंने आपको दिखाया, और कुछ उदाहरण भी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो जाके अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, जाके देखिए, चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुकी है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथ 2021, इस तरीके की प्लेलिस्ट है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप एक नए व्यूअर हैं हमारे चैनल पर, तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पर एक कैंपेन चला जा रहा है, जिसमें मैं आपको 50 रुपये में ही सारे कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे आपके अप्लाइड फिजिक्स की हो वो, चाहे वो अप्लाइड केमिस्ट्री की हो, या फिर अप्लाइड मैथ की हो। इसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि नॉर्मली इसका कोर्स जो कि है यहाँ पर ये 500 रुपये का है, लेकिन मैं इसको आपको यहाँ पर 50 रुपीज़ में ही प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके लिए जो भी स्टूडेंट जल्दी से अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, जाके ज्वाइन करें। पूरा वीडियो किस तरीके से क्या करना है, सारा कुछ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, जाके यहाँ से पूरा वीडियो समझ लीजिए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ 1000+ स्टूडेंट के लिए ही है। तो जल्दी से भैया ज्वाइन करिए, और जो भी यहाँ पर ज्वाइन किए हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें प्लीज़ भाई, तभी यहाँ पर सारे दोस्त, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट हैं उनकी मदद हो पाएगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ पाएंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। बाकी ये पीडीएफ जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर ज्वाइन होना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके ज्वाइन होइए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और आराम से आप वहाँ पर पढ़ भी पाएंगे। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक प्रोवाइड किया गया है। कोर्स की बात करें तो जो 50 रुपये में आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट तो मैं आपको प्रोवाइड करता ही हूँ। बाकी मैं अब आपको उसके लेक्चर्स, साथ ही साथ मैं सारे बुक्स की पीडीएफ, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जितनी भी बुक्स होती हैं सारे बुक्स की पीडीएफ मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करता हूँ। इसके लिए जैसे ही आप वहाँ पर पेमेंट करके हमें यहाँ पर अपना स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप जाके वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद आपको तुरंत यहाँ पर 15 मिनट के अंदर जोड़ दिया जाता है। एक हमारा ग्रुप है जहाँ पर आपको सारे बुक्स की पीडीएफ और यहाँ पर कुछ हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपको हैंड रिटन ही पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए जाके जल्दी से भैया वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि यहाँ पर पहला चैप्टर आपका जो कि है परमाणु संरचना और आवर्त सारणी। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर उसके कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न लिए हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से। अब यहाँ पर आप देखिए पहला प्रश्न जो कि हमारे सामने है कि L=3 के लिए m के मान की गणना कीजिए। अब L=3 के लिए m के मान की गणना करना है आप लोगों को, तो ये किस प्रकार से आप करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए पहले आपको अपना चैप्टर से एक बार आराम से एकदम ध्यान से आपको पहले उसे तो पढ़ना होगा। पहले तो आपको यहाँ पर जानना होगा कि L क्या होता है, साथ ही साथ M क्या होता है और N क्या होता है। क्योंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम है, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। बाकी ज़्यादा यहाँ पर इतनी भी ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आता है कि आप लोगों को ना समझ में आए अप्लाइड केमिस्ट्री में। तो इसके लिए बस आपको यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाना है, और आपको सारा कुछ मैं आपको समझा दूंगा और अच्छे तरीके से बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए और आप अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम के संभावित मान क्या होते हैं, +L से लेके -L। जो L, M, N होता है, ये आपके कोस होते हैं, L, M और N, ये आपके कोस होते हैं। पहला जो कि L है, दूसरा M है और तीसरा N है। अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर L, M, जो M का मान होता है L के लिए, वो होता है +-L। तो +-L होता है, और L= कितना दिया है आप लोगों को, 3 दिया हुआ है। तो M= हो जाएगा ये +- और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं +-3 कितने तक आएगा, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। तो ये प्लस, पहले हम चलिए प्लस ले लेते हैं, तो +3 और फिर उसके बाद +2, फिर +1, फिर यहाँ पे जाएगा ये 0 आ जाएगा, इसके बाद आएगा -1, इसके बाद -2, इसके बाद -3। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लगभग 7 यहाँ पर संभावित मान होंगे, जो कि L=3 के लिए होगा। तो आगे चलिए देखते हैं प्रश्न 2, जो कि है हमारा N=2 के लिए L व M के संभावित मान ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको देखना है कि N= कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो चलिए L के संभावित मान ज्ञात करते हैं। तो N=2 के लिए जो होता है, यहाँ पर फार्मूला होता है N का, L का जो होता है
वो होता है n-1। चलिए हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो n-1 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर l इज इक्वल टू 0 से लेकर अगर हम करें तो n-1 तक हो सकता है। तो n इज इक्वल टू 2 है, तो l इज इक्वल टू 2 0 या फिर 1 आएगा। कैसे आएगा ये आप देखिए, l इज इक्वल टू जो होता है n-1 होता है। अभी n की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो जब ये 1 आ गया तो अब ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं, l इज इक्वल टू के लिए 1 क्या लिख सकते हैं हम, पहले तो 0 आता है 1 के पहले, इसके बाद 1 आता है, तो इसके दो मान आ जाएंगे, 0 और 1 आ जाएंगे, दो मान आ जाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे m के लिए l के मान आ गए हमारे पास 0 और 1 आ गया। तो अगर हम 1 लेते हैं, l का मान अगर हम 1 लेते हैं तो हमारे पास m इज इक्वल टू क्या आता है, +-l होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा +-1 आ जाएगा। अगर हम 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 0, लेकिन हमको क्या लेना है, हमको लेना है 1, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो कि इसके वैल्यू है l की वो कितनी है, 0 और 1, तो 1 हमको लेना है, तो 1 हम लेंगे। चलिए हम ले m इज इक्वल टू +-1 ले लेते हैं। अब हम लिखेंगे m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस से लिखेंगे तो +1, उसके बाद 0 और कामा फिर लगाएंगे, इसके बाद क्या आ जाएगा ये -1। तो हमारे पास 3 मान आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये इसका जो संभावित मान होगा वो यही होगा, +1, 0 और -1। ये किस प्रकार से होता है, अगर आप इसे समझना चाहते हैं इसके लिए जाके जल्दी से वही कोर्स को ज्वाइन करें। सारा कुछ मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कराऊंगा, एकदम अच्छी तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मैं कुछ यहाँ पर सुविधाएं कर रहा हूँ जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ही है। तो भैया अगर आप सही तरीके से अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इतना 50 रुपीज़ इन्वेस्ट करना कोई भी ज़्यादा यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। 50 रुपीज़ आप आराम से दे सकते हैं। फिलहाल मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ें आपको फ्री में ही प्रोवाइड करूँ, लेकिन इस बार यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ देना है, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको यहाँ पर फ्री में ही प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि जब सुविधाएं सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है और आप आराम से यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए छात्र हैं सब्सक्राइब जरूर शेयर कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि प्रश्न 3 है कि सोडियम परमाणु 11Na में बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान निर्धारित कीजिए। 11Na इज इक्वल टू 1s, यहाँ पर इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं को बताना है, m, l और यहाँ पर s का। mls जो कि पहला n जो कि होता है आपका पहला क्वांटम संख्या, दूसरा l, तीसरा m, चौथा n, s होता है जो कि चक्रीय क्वांटम संख्या होती है आप लोगों की। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से निकाला जाता है। पहले आपको यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पर वो है परमाणु क्रमांक उसको लिख लेना था। तो यहाँ पर दिया हुआ है पहले से ही लिख के, जो इस साइड लिखा होता है वे आपका होते हैं परमाणु क्रमांक, और जी ऊपर लिखे होते हैं जो ये आपके होते हैं परमाणु भार। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक आपको पहले से ही प्रोवाइड कर दिया गया है, सिंपली आपको 11 लिख लेना है। और इसको यहाँ पर फार्मूला होता है, पहले होता है 1s2, दूसरा होता है 2s2, तो तीसरा होता है 2p6, इसके बाद होता है यहाँ पर पहले 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, p के बाद यहाँ पर फिर ये चला जाता है 3 में, तो ये हो जाता है 3s2 होता है। लेकिन अभी आप यहाँ पर अगर काउंट करें तो यहाँ पर देखिए एक ऊपर यहाँ पर 2 हो गया, उसके बाद 2 2 4 हो गया, और 6 4 10 हो गया, अभी कितना बचा 11 ही है। तो यहाँ पर यस में कितना जाएगा, 1 ही जाएगा। तो अब जो बाह्यतम यहाँ पर आपका हो गया ये कितना हो गया, 3s1 हो गया। ये आपका बाह्यतम जो कि आपका होगा क्या हो गया, 3s1। अभी यहाँ पर हम लोग जान गए कि यहाँ पर हमारे पास जो बाह्यतम कोश है वो है 3s1। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि n क्या होता है आपका, n ये होता है जो आपके सामने होता है 3s1 में। 3s1 जो भी आपका बाह्यतम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में यही इसी में गया है 3s1 में। तो जो आपका ये आगे लिखी हुई संख्या होती है ये आपकी क्या होती है, जैसे आप हमेशा याद रखिए ये आपका होता है n होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका n होता है, और ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन इसमें एक ही गया है। बाकी बाह्यतम कोषों की जो संख्या है वो 3 है। तो चलिए हमें मिल गया n इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, ये हमें मिल गया 3। अब हम निकालेंगे l इज इक्वल टू निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि जो आपका जो ये क्रम होता है s p और d और f, इस तरीके का क्रम होता है आप लोगों का। तो अब चलिए देखते हैं जो l इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3 मिला हुआ है हमें। अब हम निकालेंगे l इज इक्वल टू क्या होता है n-1। तो चलिए हम रख देते हैं n-1 रखेंगे तो यहाँ पर 3 n की वैल्यू और -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमें मिल गया n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2 मिल गया। लेकिन हम 2 को लिख क्या सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 0 1 और 2। तो अगर हम देखें तो ये 0 जो कि आपका यहाँ पर एस कोस के लिए है, उसके बाद p, उसके बाद d, उसके बाद f। तो s के लिए हमें l की वैल्यू क्या मिली,
जीरो मिली, क्योंकि हमें यहाँ पर यस के लिए ही निकालना है। आप यहाँ पर शुरू में ही देख चुके हैं कि यस वन ही आपका यहाँ पर परमाणु जो कि आपके यस कोष में ही गया हुआ है। तो L इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एस के लिए, और N इज इक्वल टू 3 आ जाएगा आप लोगों का पहले से ही। तो हमें एक वैल्यू मिल चुकी है L इज इक्वल टू 3, और यस के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर वहाँ पर आप लोगों का P में चला जाता, बाई चांस अगर आप लोगों का P में चला जाता, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता, L इज इक्वल टू क्या मिला था हमें, 0 1 और 2, तो यहाँ पर ये चला जाता, ये हो जाता, फिर 1 हो जाता। L इज इक्वल टू L की वैल्यू क्या आ जाती, 1 आ जाती। लेकिन अगर वहाँ पर P होता तो, लेकिन S है तो इसलिए हमारे पास S की जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। चलिए हमें दो वैल्यू मिल चुकी है, N इज इक्वल टू 3 और L इज इक्वल टू 0। अब हम निकालेंगे M। हमें क्या याद करना है, M याद करना है। और M क्या होता है, प्लस माइनस L होता है। अब L की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, और 0 तो 0 ही होता है, चाहे आप प्लस लगाएं चाहे या फिर माइनस लगाएं। तो चलिए हम लिख देते हैं, हमारे पास 3 वैल्यू हो चुकी है हमारे पास। L इज इक्वल टू 3, इसके बाद L इज इक्वल टू 0, इसके बाद M इज इक्वल टू 0। ये हो चुका, 3 वैल्यू आपको लोगों को मिल चुकी है। 3 वैल्यू अगर आप लोगों को मिल चुकी है तो जो लास्ट वैल्यू होता है S इज इक्वल टू, ये आप लोगों का होता है प्लस माइनस 1/2 होता है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्लस में है या फिर माइनस में है। अगर इसे आपको यहाँ पर चेक करना है तो आपको करना क्या होगा, आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको इस तरीके से एक बॉक्स बनाना होगा। जो एस में होता है वो एक ही बॉक्स बनता है, एस में एक ही बॉक्स बनता है। तो चलिए हम रखते हैं इसमें कितना अधिकतम परमाणु है, इस तरीके से आप रखते हैं। परमाणु ऊपर रखा, अगर ये तीर ऊपर है तो जो यस की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अगर ये तीर नीचे है इस तरीके से तो यस की वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव आएगी। इसको आपको ध्यान से समझना है कि अगर ये तीर ऊपर चला जाता है तो आपको यहाँ पर जो यस की वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। अगर ये नीचे चला जाता है तो आपको यस की वैल्यू क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। अभी आपको समझ में आ गया। तो अभी अगर हम रखें तो एस में जो होता है इस तरीके का बॉक्स बनता है, पी में यहाँ पर 2 बॉक्स बनते हैं इस तरीके से, डी में इस तरीके से बॉक्सों की संख्या बढ़ती जाती है। फिलहाल हमें यहाँ पर यस के लिए ही देखना है, सिंपली हम यहाँ पर यस के लिए देखेंगे। अब यस में कितना गया था, 3s1 के लिए हम देखेंगे तो 1 ही, एक ही परमाणु गया तो हमें यहाँ पर एक बार ऊपर, और अगर दोबारा जाता तो हमें एक बार नीचे करना पड़ता। लेकिन हमारे पास एक ही है तो हम सिंपली यहाँ पर इसे ऊपर ही रखेंगे। अगर ऊपर रखेंगे तो हमने आपको बताया ही, अगर आपका ये ऊपर चला जाता है तो आपका ये जो प्लस माइनस 1/2 है ये प्लस में आ जाएगा। अगर ये नीचे चला जाता है तो क्या आ जाता है, माइनस हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमें प्लस लेना है तो हम यहाँ पर प्लस ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तीर ऊपर गई थी इसलिए हमें यहाँ पर प्लस लेना होगा। डिटेल समझना है तो इसके लिए प्लीज़ भाई यार जल्दी से ज्वाइन करो कोर्स को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम समय बचा हुआ है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ध्यान से, अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको ज़रूर समझ में आएगा और सारा कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है कि 3D4 द्वारा निरूपित सभी इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं बताइए। 3D4 का कोई अस्तित्व है ही नहीं, अतः इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन संभव नहीं। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भैया 3D, जैसे कि आपने अभी यहाँ पर देखा 3s1 का हमने निकाला है, लेकिन 3D4 का कोई भी अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसका निकाल नहीं सकते हैं। इसको आपको याद रखना होगा, नहीं तो आप गलत करके चले आएंगे, आप सिंपली उसका निकालना बैठ जाएंगे और आप निकाल नहीं पाएंगे, और बाद में आपको क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि 2015 में ये पूछा भी गया है। अब आगे चलिए देखते हैं, जो कि है पी तथा एफ सब सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है। पी में हमने आपको बताया ही है कि ये मैं आपको पूरा यहाँ पर समझा देता हूँ कि एस के लिए जो अधिकतम सब सेल इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है वो 2 होती है। उसके बाद पी का नंबर आता है, पी के लिए अधिकतम 6 होता है, डी के लिए अधिकतम यहाँ पर 10 होता है, इसके बाद एफ के लिए अधिकतम 14 होता है। अब आपसे चाहे जो पूछा जाए आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर यस से पूछा जाता है यस के लिए कितना होता है तो आप बता देंगे तुरंत तो यहाँ पर कि यस के लिए 2 होता है अधिकतम सब सेल्स इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, पी के लिए 6 होता है, इसके बाद डी के लिए 10 होता है अधिकतम, एफ के लिए 14 होता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। चारों मैंने आपको बता दिया, आप आराम से लिख के याद कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला, जो कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि पहले कौन सा कक्षक भरेगा 4f या फिर 5d। तो इसे समझने के लिए आपको यहाँ पर जो क्वांटम संख्या है, अफबाउ का नियम है, उसे आपको यहाँ पर समझना होगा। इसे किस प्रकार से समझा जाता है मैं आपको ये समझा देता हूँ। सिंपली यहाँ पर आप देखिए इस तरीके का कुछ चार्ट होता है, 1s, इसके बाद 2s, इसके बाद यहाँ पर 2p, इसके बाद 3 में जाता है, इसके बाद 3s, उसके बाद 3p, इसके बाद 3d, इसके बाद 4s, उसके बाद 4p, उसके बाद 4d, उसके बाद 4f यहाँ पर बनेगा। और नीचे यहाँ पर हमें कितने तक ले जाना है, 5d तक ले जाना है। तो चलिए हम यहाँ पर 5 तक ले चलते हैं, 5s, इसके बाद 5p, इसके बाद 5d। चलिए हम 5d तक ले जाते हैं। फिलहाल हम लिख भी सकते हैं
5F भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से सारणी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। अब हम इस तरीके से इसे लेते हैं, ये इस तरीके से हमें यहाँ पर तीर लगाना होता है और यहाँ पर इसी तरीके से हम यहाँ पर इसे लिख देते हैं। फिलहाल मैं आपको इसे कॉपी में अच्छे तरीके से समझा दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। अब यहाँ पर पहले पे क्या होता है, 1s होता है, दूसरे पे होता है 2s, उसके बाद आता है 2p, उसके बाद आता है 3s, उसके बाद आता है यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से तीर आपके सामने दिखाई दे रही होगी उसी तरीके से आपको लिखना होगा। पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, और इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कहाँ पर गया हुआ है, उसके बाद ये गया है यहाँ पर 3p में फिर यहाँ पर 4s आ जाता है, 4s आ जाता है, फिर यहाँ पर 3d आता है, फिर 4p आता है, फिर यहाँ पर 5s आता है। इसके बाद यहाँ पर आता है ये 4f, इसके बाद 4d, इसके बाद 5p आता है, इसके बाद 4f, उसके बाद 5d आता है। अभी आप यहाँ देखिए तो पहले यहाँ पर कौन सा यहाँ पर लिया जा रहा है, पहले 4f लिया जा रहा है, इसके बाद यहाँ पर 5d दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अतः स्पष्ट है कि 4f कक्षक पहले भरेगा और 5d बाद में भरेगा। इस तरीके से इन्होंने भी यहाँ पर बनाया जैसे कि मैंने आपको समझाया है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको कॉपी पे यहाँ पर समझा दूंगा, अच्छे तरीके से लिख कर बता दूंगा, तो इसके लिए आप कमेंट जरूर से यहाँ पर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले 4f आता है, इसके बाद ही 5d आता है, इसलिए 4f में पहले भरेगा, इसके बाद 5d में यहाँ पर ये आपका भरेगा। आगे चलिए देखते हैं प्रश्न 7 जो कि है कि Cu4 आयन प्रतिचुंबकीय है जबकि Cu2+ आयन अनुचुंबकीय है, क्यों? तो Cu+ आयन प्रतिचुंबकीय है और Cu2+ आयन अनुचुंबकीय क्यों है, इसके लिए आपको यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा और उसको आपको समझना होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं Cu+ आयन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, कॉपर का कितना होता है। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि कॉपर का जो होता है यहाँ पर होता है वो 39 होता है, कॉपर का जो होता है वो 39 होता है। अभी यहाँ पर लेकिन ये प्लस लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं कि जो भी परमाणु के पास धनायन होता है वो अपना यहाँ पर एक परमाणु त्याग देने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इसलिए जो Cu+ होगा, Cu के पास कितना होता है, Cu के पास होता है 39, Cu के पास होता है 39, लेकिन अगर इसमें प्लस लगा दिया तो ये अपना एक परमाणु क्या करेगा, ये त्याग देगा। तो अभी यहाँ पर इसके पास कितना बचा, 38 ही बचा है, 38 ही बचा। अब हम यहाँ पर 38 का ही निकालेंगे, क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। अब हम चलिए लिखते हैं, पहला हो जाएगा 1s2, दूसरा हो जाएगा 2s2, तीसरा हो जाएगा 2p6, तीसरा हो जाएगा 3s2, उसके बाद आ जाएगा 3p6 में, उसके बाद 3d10, ये हो जाएगा कंप्लीट। आप यहाँ पर काउंट करके देख भी सकते हैं, ये 10 और ये 6 हो गया 16, इसके बाद 6 और 2 8 हो गया, और इसके बाद 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अभी आप यहाँ पर काउंट करके देखिए 16 और 4 हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा, और 8 20 और प्लस 8 20 और प्लस 8 इज इक्वल टू 28। सॉरी, काउंट करने में थोड़ा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले 10 हो गया, उसके बाद 6 हो जाएगा 16, इसके बाद ये आ जाएगा 6 और 2, ये हो जाएगा 8, इसके बाद 2 और 2 ये जाएगा 4। इन्होंने सही तरीके से किया नहीं है, मैं आपको करके दिखाऊंगा इसको, इस तरीके से होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। यहाँ पर होता है पहले 1s2, इसके बाद 2 इसके बाद 2p6 फुल हो जाएगा ये, उसके बाद हो जाएगा 3s2, इसके बाद आ जाएगा ये 3p6 में, इसके बाद आ जाएगा ये 3d10 वाला भी फुल हो जाएगा। अभी कितना हुआ, ये 28 ही हुआ ये। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद आ जाएगा 3d10 के बाद ये आ जाता है 4s2 में आ जाएगा 4s2, इसके बाद 4s2 के बाद ये जाएगा सिंपली 5p6 में जाएगा, सॉरी 4p6 में जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पर तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके से आपको निकालना होता है जो मैंने आपको बताया, 1s 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, इसके बाद 3d, उसके बाद यहाँ पर 4s, और यहाँ पर फिर 4p, और यहाँ पर इसके बाद 4d, और यहाँ पर 4f आ जाता है। तो इसी तरीके से आपको पहले ये वाला लेना है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, उसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ा और आगे जाएगा, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 के बाद ये जाएगा 4s2 और 4p6 जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 4p6 के बाद आ जाएगा यहाँ पर 5d, हाँ 4s 4f
2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ 6 या 7 6 या 8 बार और जाएगा और ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर इस तरीके से क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये अनुचुम्बकीय क्यों है और ये प्रतिचुम्बकीय क्यों है, इसको अगर आपको जानना है तो आपको इसको बाह्यतम कोष की संख्या को ही यहाँ पर देखना होगा। जो कि यहाँ पर बाह्यतम कोष पहले का जो होगा ये यहाँ पर सम है, इसलिए यहाँ पर इसका ये फिल हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सेकेंड वाला होगा ये आप देखिए, यहाँ पर नॉर्मल जो इसका होता है कापर का वो 39 होता है और यहाँ पर 2+ है तो 2 आयन त्यागेगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये 37 आ जाएगा। लेकिन ये लास्ट वाली कोष ये सम संख्या नहीं है, आप देख सकते हैं सम संख्या नहीं है, तो लास्ट में सही तरीके से फिल नहीं हो पाएगा, पूर्ण नहीं हो पाएगा, तो वो यहाँ पर टहलता रहेगा और यहाँ पर बिल्कुल से यहाँ पर ये अनुचुम्बकीय ही रहेगा, प्रतिचुम्बकीय नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर ये अनुचुम्बकीय, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि उपर्युक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि Cu+ में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर जो कोई भी यहाँ पर परमाणु तभी एक दूसरे से यहाँ पर वो करता है, क्रिया करता है या फिर दौड़ता है जब वह उसके लिए यहाँ पर उसको किसी भी परमाणु की आवश्यकता होती है, उसके पास कमी होती है। अभी आप ही सोचिए, अगर आपके पास कोई भी चीज़ की अगर कमी होगी तभी तो आप दूसरे के पास जाएंगे, नहीं तो आप क्यों जाएंगे। इसलिए इसी प्रकार से परमाणु भी यही करते हैं कि जब उनके पास कुछ चीज़ें कमी होती है तभी वो दूसरे परमाणु के साथ क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर जो 37 होगा इसका 37 होगा, इसमें आप देखिए इसमें यहाँ पर लगभग 1 या 2 परमाणु की कमी होगी, तो इसलिए यहाँ पर ये दूसरे के पास जाएगा। लेकिन जो Cu+ है इसके पास पूर्ण हो गई, अभी ये सम हो गया तो ये किसी के पास नहीं जाएगा और यहाँ पर इसलिए ये क्या होगा, ये प्रतिचुम्बकीय होगा और जो दूसरा होगा Cu2+ वो क्या होगा आपका अनुचुम्बकीय होगा। आप इसे निकाल के देख भी सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला जो कि है दिग्वंशी क्वांटम संख्या L=0 वाले इलेक्ट्रॉन कक्ष की आकृति कैसी होगी। चूँकि L=0 है तथा यहाँ पर ये S कक्षक है, हमने आपको बताया भी इसके पहले कि जो L=0 होता है उसके लिए जो कक्षक होता है S होता है। अब इस कक्षक की आकृति गोलाकार ही होती है, S के लिए गोलाकार होती है, P के लिए इस तरीके से डम्बलाकार होती है, यहाँ पर इसे सीधा बना जाता है, S के लिए इस तरीके से गोलाकार, यहाँ पर P के लिए इस तरीके से, और जो यहाँ पर D के लिए होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें तीन डंबल होते हैं जो फूल की तरह इस तरीके से बन जाते हैं। यहाँ पर इसी तरीके से आपको यहाँ पर डंबल बनता है। तो यहाँ पर जो यस के लिए होगा वो क्या होगा, वो गोलाकार होगा, और पी के लिए यहाँ पर डंबलाकार होता है, इसे आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला जो कि यदि पाउली का अपवर्जक नियम नहीं होता तो एलआई का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता। अगर पाउली का अपवर्जक नियम नहीं होता तो एलआई का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता वो 1s3 ही होता, क्योंकि यहाँ पर अगर पाउली ने नहीं बताया होता कि एस में मैक्सिमम 2 भर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एस में कोई कितने भी इलेक्ट्रॉन भर सकता था, तो इसलिए एल का पूरा यहाँ पर एक ही में रख दिया जाता, एस में ही कुल यहाँ पर भर दिया जाता, तो ये जाता पूरा यहाँ पर 1s3 हो जाता। अब आगे चलिए देखते हैं जो कि यदि किसी पी उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उनका वितरण किस प्रकार दर्शाएंगे। 3 ही हैं तो किस प्रकार दर्शाया जाएगा ये आप यहाँ पर समझिए। ये हुंड का नियम है, इसी तरीके से यहाँ पर किया जाता है। जो होता है यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बॉक्स बनता है। पी में हमने आपको बताया भी है कि जो बॉक्स बनता है पी का उसमें 3 खाने होते हैं। यस में कितने होते हैं, 1 होते हैं, और पी में 3 होते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 है, पी के लिए कितना है, यहाँ पर 3 है। पहला होता है जो PX होता है, दूसरा होता है PY होता है, तीसरा होता है PZ होता है। 3 है तो पहले में हम एक एक भर देंगे सभी में, तो अभी यहाँ पर सब में हमने एक एक भर दिया है। अभी अगर यहाँ पर ये 6 होता, मैक्सिमम 6 ही भर जाते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पर दूसरा भी यहाँ पर भर देते हैं। लेकिन अभी 3 ही है तो सिंपली हम यहाँ पर एक ही भरेंगे और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर ये फिलअप हो जाएगा। इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर भरना है। अब आगे चलिए देखते हैं किसी कक्षक को भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। विपरीत चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन की। अगर यहाँ पर कोई भी कक्षक भरना है, कक्षक क्या होता है, ये इस तरीके से होता है एक बॉक्स, इसे भरना है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ही काफ़ी होते हैं, यहाँ पर ये फिल हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बॉक्स बना हुआ है, अभी इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन फिल है, लेकिन यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर पूछा जाए कितने मैक्सिमम भर सकते हैं तो आप यहाँ पर एक में 2 ही भर सकते हैं। एक ऊपर तीर वाला और एक नीचे तीर वाला, इस तरीके से 2 ही यहाँ पर इसमें भरा जा सकता है। अब आगे चलिए देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या का क्या महत्व है। चुंबकीय क्वांटम संख्या अंतराकाश में इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों के अभिविन्यास को निर्धारित करती है। यही महत्व है कि वह यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों के अभिविन्यास को निर्धारित करती है। आगे चलिए देखते हैं 4s कक्षक के लिए मुख्य क्वांटम संख्या तथा दिग्वंशी क्वांटम संख्या के मान बताइए। 4s आपसे पूछा गया। अब यहाँ पर देखिए मुख्य जो होता है आपका यहाँ पर ये होता है n, और दिग्वंशी जो कि आपका होता है l होता है।
और चुंबकीय होता है आपका जो यहाँ यम हो जाता है। अब चलिए देखते हैं 4s के लिए। अभी हमने आपको 3s का बताया था, इस तरीके से 4s का हो जाएगा। 4s का होगा, अब n की वैल्यू हमने आपको बताया, जो सामने होता है वही आपका n की वैल्यू होती है। सिंपली आप देखते ही यहाँ पर बता देंगे कि n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर किसके लिए बताना है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो यस के लिए बताना है और यल बताना है। तो यल पहले क्या होता है, n-1 होता है, तो n से पहले हम घटाएंगे, तो 4-1 करेंगे तो हमें मिलेगा 3। और यहाँ पर 3 यल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0, 1, 2 और 3 हो जाएगी। लेकिन यस के लिए यस, पी, डी और एफ, तो यस के लिए आप देख सकते हैं यस के लिए क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसके यहाँ पर यल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और एन इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, किसी भी यहाँ पर परमाणु की आप आराम से निकाल सकते हैं। परमाणु के 3 मौलिक यहाँ पर घटक कौन कौन से हैं, परमाणु के कोई भी यहाँ पर जानता होगा कि 3 मौलिक या जो घटक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। फिलहाल यहाँ पर पॉजिट्रॉन भी होता है जो कि यहाँ पर चौथा घटक होता है, लेकिन इस पर आपसे 3 ही पूछा गया, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये आप सभी जानते हैं कि जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है कोई भी परमाणु में, उतनी संख्या यहाँ पर वो प्रोटॉन की होती है, तभी वो स्थिर अवस्था में रहता है। कोई भी चीज़ अगर संतुलित अवस्था में है तो उसमें प्लस माइनस दोनों समान होंगे, नहीं तो वहाँ पर वो गति करती रहेगी। इसलिए परमाणु उदासीन होता है, नहीं तो वो टहलता रहता है और वहाँ पर गति करता रहता। परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर ये होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है किसी भी यहाँ पर परमाणु को, इलेक्ट्रॉन को एच परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगला चलिए देखते हैं जो कि एस, पी तथा डी कक्षकों की आकृति कैसी होती है। एस की गोलाकार, पी कक्षा की डंबलाकार तथा डी की द्विडंबलाकार। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, चित्र के माध्यम से दिखाया भी था, इसी तरीके से यहाँ पर होती है। अब अगला चलिए देखते हैं जो कि एस, पी, डी, एफ तथा एफ कोषों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी है। तो एस, पी हमने आपको सब सारा बता ही दिया है। एस के लिए 2, एफ के लिए, पी के लिए 6, डी के लिए 10 और एफ के लिए 14 होता है। अगला चलिए देखते हैं जो कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 24 है, जिसमें परमाणु के KLMN कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो के लिए 2 हो जाएगा। जब आप इसका परमाणु क्रमांक निकालेंगे तो लास्ट में ये जाएगा, उसमें जाएगा 4s में जाएगा, तो यहाँ पर उसके लिए 2 हो जाएगा। उसके बाद n इज इक्वल टू आ जाएगा 0। इसको आपको निकालना पड़ेगा, तभी आपको समझ में ये आएगा। इलेक्ट्रॉन को ऋणात्मक आवेश की इकाई क्यों माना जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश विद्युत का सूक्ष्मतम आवेश है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन के आवेश को इकाई का ऋणावेश माना जाता है। इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर ऋणावेश माना जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको यहाँ पर ऋणावेश माना जाता है। इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति क्या है, द्वैत प्रकृति आपने पढ़ा भी होगा 12th में, आपको यहाँ पर एक फिजिक्स में चैप्टर ही था इसका। इलेक्ट्रॉन कण तथा तरंग दोनों के गुण व्यक्त करता है, इसे इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक कण भी है और इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में भी चलता है, इसलिए इसकी द्वैत प्रकृति मतलब 2 प्रकार की यहाँ पर प्रकृति ये रखता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कैथोड किरणें अपने मार्ग में जो केवल इलेक्ट्रॉन की होती हैं, अपने मार्ग में रखी हल्की वस्तु को चला सकती हैं, इसलिए सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन कण के गुण रखता है। अगला जो कि प्रकाश किरणों की तरह इलेक्ट्रॉन किरण पुंज भी विवर्तन और व्यतिकरण प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं, इससे सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग का भी गुण होता है। तो आप जरूर से इसे यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पर आगे पढ़ाऊँगा। फिलहाल मैंने आपको आज बहुविकल्पी प्रश्न ही यहाँ पर हमने आपको बताया, सॉरी त्रिलोकोत्तरीय प्रश्न ही हमने आपको बताया। नेक्स्ट में हम आपको बहुविकल्पी और यहाँ पर कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बताएंगे। तो जल्द से जल्द भैया जो भी यहाँ पर ज्वाइन नहीं हुए हैं जाके ज्वाइन करिए कोर्स को, जिससे कि जल्द से जल्द क्लासेस स्टार्ट की जाए और अच्छी तरीके से स्टार्ट की जाए, जिससे कि आप लोगों का जो यहाँ पर ये फर्स्ट सेमेस्टर है वो अच्छे तरीके से और अच्छे अंक से आप यहाँ पर पास हो जाएं। तो आइए आज की वीडियो जरूर से आपको पसंद आई होगी और यहाँ पर दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड देख रहे हैं भाई प्लीज़ यार शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया जाता है। बाकी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जल्द से जल्द हम यहाँ पर अच्छा यहाँ पर कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।